हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, अब तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और वो पूरा पोर्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और वहाँ क्या था, आपका चार्ज रेस्ट में था। आज बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, पूरी सारी बातों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आज का मेरा टॉपिक। जनरली बात करूं, अब तक हमने जो पढ़ा चार्ज के बारे में, मैंने पहले डिस्कस किया था कि चार्ज पूरी बुक का जो मेन एक्टर है, फर्स्ट बुक का फर्स्ट पोर्शन का वो चार्ज है। चार्ज के बारे में आपको स्टडी करना है। तो जो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस पूरे पोर्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा था मैग्नेटोस्टैटिक और तीसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते थे। ठीक है बेटा, तो जो पहला पोर्शन था चार्ज जहां था रेस्ट में था। क्या था बेटा? रेस्ट में चार्ज था। तो चार्ज जब रेस्ट में था तो हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, चार्ज मोशन में आया। चार्ज क्या हुआ, पहले जो चैप्टर हमने रेस्ट के बारे में स्टडी किया तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी किया। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से था रिलेटेड, कूलम्ब लॉ, दूसरा पोटेंशियल और कैपेसिटर से रिलेटेड था। अब बात करते हैं बेटा चार्ज मोशन में आ गया। अब मोशन भी है 2 टाइप्स की होती है। एक यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म और वेलोसिटी से मूव करे, क्या बोले, कांस्टेंट वेलोसिटी से। किससे करें बेटा? कांस्टेंट से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, या फिर वेरिएबल वेलोसिटी से, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे। चार्ज रेस्ट में था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चार्ज जब मोशन में आया वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या वेरिएबल वेलोसिटी से। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा? 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। तो फिर यहां स्टडी होती है बेटा करंट के बारे में। यहां क्या करेंगे? करंट के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट नहीं करेंगे। अब वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होगा? एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या ईएम वेव के बारे में, ईएम के बारे में हम बात करेंगे। ओके बेटा, बट जो हमारा टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इट मींस चार्ज मोशन में तो होगा पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the flow of charge, which deals with the flow of charge through a conductor or medium, through a conducting medium। तो चार्ज को फ्लो होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा? मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो फ्लो ऑफ चार्ज कंडक्टिंग मीडियम इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, तो सबसे पहले जो बेसिक बात है, जब चार्ज फ्लो करेगा, ये सारी बात करेगा, सबसे मेन बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या? जब किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में जितने चार्ज पास होके जा रहे हैं वो उसके क्या बेटा? करंट है। वैसे डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है। तो एक जनरल तरीका आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। किसी पर्टिकुलर रीजन से पर यूनिट टाइम में जितने चार्ज फ्लो होके जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो रहा है? कोई भी डाउट हो अपना नोटबुक निकाल लें, अपना नोटबुक निकाल के नोट करते रहें। ओके, अब जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट आप नोटबुक में नोट वही नहीं करेंगे जो ज्यादा ही स्मार्ट होंगे। ओके बेटा, तो सभी इसको नोट करते जाएंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके बेटा, इट्स डिनोटेड बाय आई, इट्स डिनोटेड बाय आई। ओके, ये आई से डिनोट किया जाता है। और आई क्या हो गया बेटा?
फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या है बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज ओवर टाइम। क्या हो गया बेटा, टाइम। कोई प्रॉब्लम वाली बात है, ये टाइम। क्लियर। अब जैसे समझिए ये बेटा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर। अब ये कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने कंसीडर कर लिया। ये क्या कर लिया मैंने, कोई कंसीडर कर लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में पास हो रहे हैं वो क्या कहलाएगी, करंट कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी बेटा, करंट कहलाएगी। तो हम लिख सकते हैं आई एवरेज, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा क्यू ओवर एवरेज करंट क्या हो जाएगा बेटा आपका, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। एक कोई टाइम इंटरवल में जितना फ्लो ऑफ चार्ज वो क्या हो जाएगा, एवरेज करंट। कई बार मोस्टली डिस्कस किया जाता है कि इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में बात करें बेटा। किसके बारे में बात करें, इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में। आई इंस्टेंटेनियस निकालो, तो आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा बेटा, लिमिट लगा देंगे किसी इलेक्ट्रिक करंट एट एन इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम पर जितना करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगा आपका बेटा, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है आपका किसी पर्टिकुलर टाइम पर जितना करंट की वैल्यू है, कितना वो है करंट है, वो आपका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब एक लिमिट अप्लाई कर दी आपने, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। आपने क्या लिमिट लगा दी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, जो इक्विवेलेंट होता है डी क्यू ओवर डी। अब इंस्टेंटेनियस करंट को डिफाइन करूं बेटा, द टाइम डेरिवेटिव ऑफ a flow of charge is known as instantaneous current. The time derivative of flow of charge is known as instantaneous current. Is that clear? तो ये बेटा I instantaneous क्या होगा, dq over dt हो गया। क्लियर हो गया। इससे पहले कुछ इसके बारे में ये देखो कुछ फॉर्मूले नोट कर रहा हूं मैं, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, सबको नोट करते हुए चलना है बेटा। यूनिट क्या होगी, जैसे मैंने लिखा जनरली में लिख रहा हूं बेटा, I is equal to q over t। बेसिक्स बारे में बात कर रहा हूं, तो Q की यूनिट क्या होती है, कूलम, और T सेकंड, कूलम ओवर सेकंड, कूलम ओवर सेकंड, जो कि इक्विवेलेंट होता है बेटा एम्पियर के। तो यूनिट एसआई यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, फंडामेंटल यूनिट। कूलम फंडामेंटल यूनिट नहीं है, पर ये आपका फंडामेंटल ये क्या है, यूनिट है। क्योंकि करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके बेटा, तो ये एम्पियर क्या हो गया आपका, फंडामेंटल यूनिट। अपने आप में स्पेशल कैसे होता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट बात। ठीक है बेटा, एम्पियर है। डायमेंशनली इसको इससे वेरिएबल में ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा करंट का, ए। ओके, अब मैं बात करूं बेटा इसके वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। यहां कॉन्ट्रडिक्शंस है कि बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है डायरेक्शंस, इसके पास क्या है, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। क्या है बेटा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं इलेक्ट्रिक करंट के पास। अब डायरेक्शन है तो क्या होना चाहिए बेटा, ये वेक्टर होना चाहिए, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। वैसे यदि ऑप्शन में टेंसर भी मौजूद है तो ये टेंसर क्वांटिटी होगी। क्या होगी बेटा, टेंसर क्वांटिटी। मैंने जब भी 11th क्लास में पढ़ाते हैं तो क्वांटिटी के 3 टाइप बताते हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। एक्चुअली जो हमको डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, जो हमको बताया जाता है कि डायरेक्शन है तो वेक्टर हो गया, डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर हो गया। बट ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट हैविंग डायरेक्शन बट इज स्केलर ऑब्लिक और टेंसर। यदि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आया कि इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर, वेक्टर, टेंसर जो भी आता है, तो वहां यदि टेंसर नहीं है तो आप इस बिना आप स्केलर लगाएंगे, वेक्टर नहीं लगाएंगे। यदि वहां टेंसर है तो टेंसर लगाएंगे, स्केलर नहीं लगाएंगे। टेंसर की एब्सेंस में आप स्केलर, क्योंकि टेंसर के बारे में ज्यादा डिस्कस क्यों नहीं कर रहा बेटा, आपके सिलेबस में है। बीएससी वगैरह आप हाई क्लास में जाएंगे, पूरा पेयर सीरीज पढ़ेंगे वहां, तो आपको वहां टेंसर वगैरह पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि बेटा यहाँ टेंसर को पढ़ा नहीं जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, यहाँ केवल वेक्टर स्केलर। अब बात आती है सर कैसे, यदि इस डायरेक्शन है फिर भी ये स्केलर क्यों है बेटा, क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर्स लॉ को ओबे नहीं करती। वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो ट्रायंगुलर लॉ है, इन सबको फॉलो नहीं करती। ये सिंपल मैथमेटिकल लॉ को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है बेटा, सिंपल मैथमेटिकल अर्थमेटिक के रूल्स हैं,
उनको फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे बेटा, कोई जंक्शन, ये कोई जंक्शन ले लिया बेटा, यहां से 5 एम्पियर करंट आ रही है एक साइड से, इधर से बेटा 2 एम्पियर करंट आई, और दोनों एक दूसरे 30 डिग्री पर, दोनों क्या बेटा 30 डिग्री। ओके, जब कंक्लूजन जब निकलता है वायर तो ये क्या होता है, सिंपल 7 एम्पियर करंट निकलती है। क्या बेटा हमें मिलती क्या है, 5 एक साइड से आई, 2 एक साइड से आई, क्या हो गया 7 एम्पियर करंट मिला। क्लियर बेटा। जब हम वेक्टर लॉ क्या बोलते हैं, वेक्टर लॉ से निकालते हैं तो एंगल वहां फैक्टर करता है, आर रिजल्टेंट करंट के बारे में बात करता तो उसके हिसाब से रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा, ये वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वगैरह पढ़ते हैं हम लोग। अब क्योंकि यहाँ I की वैल्यू 5 एम्पियर है, Q की वैल्यू 2 एम्पियर है, 30 होता तो ये वैल्यू डायरेक्ट एड में कुछ और होती। क्या होती बेटा, कुछ और होती। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए इससे क्लियर होता है कि ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करती है। और ऐसा नहीं है, ये एंगल पर भी डिपेंड नहीं कर रही। जैसे मैं मान तो यहां से ये 2 एम्पियर आया बेटा करंट, और यहां से 5 एम्पियर, दोनों के बीच एंगल क्या है 90, तो यहां 70 से यह 7 एम्पियर ही पास होगी। क्या होगी बेटा 7 एम्पियर। देख रहे होंगे जो इलेक्ट्रिक करंट है एंगल पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके बीच में, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो आज से थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, जो वेक्टर क्वांटिटी जो क्वांटिटी वेक्टर लॉ को ओबे करती है, वेक्टर लॉ को फॉलो करती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, ओबे नहीं करती, वो स्केल क्वांटिटी, चाहे डायरेक्शन हो या ना हो, कोई फर्क वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा आसान तरीके से। 5 2 यहाँ एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया। ओके बेटा। अब जैसे टेंसर क्वांटिटी, कुछ एक एग्जांपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्रेशर है, ये सब टेंसर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में खास ख्याल रखेंगे कि ये जब ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, कंपटीशन नीट वगैरह किसी एग्जाम में आता है तो आपके वो वहां लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर वेक्टर टेंसर नन ऑफ दीस। यदि टेंसर मौजूद है तो टेंसर को टिक करेंगे, यदि टेंसर मौजूद नहीं है, स्केलर वेक्टर या कुछ और लिखा होता है तो वहां स्केलर को टिक करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके बेटा। तो कुछ इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करता हूं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन है, किसी भी कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड से किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हो रहा है 5t² + 3t + 2, इतना चार्ज फ्लो हो रहा है बेटा। क्या किसी कंडक्टिंग रॉड से, मान लो यही कंडक्टिंग रॉड है, इस एरिया से इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है बेटा। हमको दो बातें फाइंड आउट करनी है। एक इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, हमें क्या निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, एट t = 2 सेकंड पर इसकी इंस्टेंटेनियस करंट हमको निकालनी है। इज दैट क्लियर? ओके। एक आई एवरेज निकालना है, क्या निकालना है आई एवरेज करंट निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा आपको? एवरेज करंट निकालनी है, ठीक है बेटा। कैसे? टोटल टाइम के एवरेज करंट निकालनी है, किसके लिए? 0 से 2 सेकंड के बीच में आपको एवरेज निकालना है। t 2 सेकंड पर आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी है, और आपको निकालना है कि एवरेज करंट निकालनी है 0 से 2 सेकंड के बीच में, या 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, जो मन करे आपका वो कर लीजिए। तो आई इंस्टेंटेनियस की तरफ ट्रेवल करते हैं। आई इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है बेटा? dt/dt, टाइम डेरिवेटिव ऑफ अ चार्ज इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट, dt/dt। या स्मॉल q दे रखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां बेटा लिखेंगे d/dt 5t² + 3t + 2। डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल आपको पता ही होगा फॉर्मूला। डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है y = x⁻n है, dy/dx निकालूं तो n x⁻n - 1 होता है। n x की पावर क्या होता है बेटा? n - 1 होता है। तो क्या होगा 5 to the 10t + 3, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा 0। तो ये आपका आई इंस्टेंटेनियस निकालना है। ये क्या निकल के आ रहा है 10t + 3, और हमको किस पर निकालना था 3 सेकंड पर। किस पर निकालना है 3 सेकंड पर। जो आप 2 से निकालो, किसी से भी निकालिए, तो आप c की जगह पुट करेंगे 10 × 3 + 3,
तो 33 एम्पियर आपका करंट हो गया। क्या आ गया? इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 33 आ गई। इज दैट क्लियर? तो यहां से आपको इंस्टेंटेनियस करंट की फंक्शन ये दे रखा है चार्ट का, तो ये निकालिए। अब बात करते हैं एवरेज करंट के बारे में। किसके बारे में बेटा? एवरेज करंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एवरेज करंट निकालेंगे। एवरेज करंट आई एवरेज क्या होगा बेटा? Q2 माइनस Q1 ओवर T2 माइनस T1। क्योंकि आई एवरेज का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q ओवर डेल्टा। डेल्टा इज रिप्रेजेंटेड चेंज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज ओवर चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल और चार्ज इंटरवल के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो यहां से Q2 और Q1 कैसे मसला निकालना है? Q2 और Q1 यहां पर Q दे रखा है, तो बेटा Q2 निकालेंगे, Q2 एट 3 सेकंड और Q1 एट 0 सेकंड। मतलब बेटा इस फंक्शन में 3 सेकंड t की जगह 3 पुट करेंगे और q की वैल्यू निकालेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, q की वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके बेटा? तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट की वैल्यू क्या होगी? चेंज आएंगे। सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा कि एवरेज वैल्यू का निकाल पाएंगे ना आप। q की वैल्यू में t की जगह 3 रखेंगे, 3 3 9 4 9 5 45 प्लस 3 3 9 45 प्लस 9 प्लस 2, तो आपको Q2 आ गया। ऐसे Q1 निकालेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे और आई एवरेज निकालेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर इस क्वेश्चन का एवरेज का, इंस्टेंटेनियस बताया मैंने, एवरेज का आपको आंसर देना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए सारी बातें, ये आप नोट कर लीजिए। ओके बेटा, मैं रफ कर दे रहा हूं। नोट करने से आपको प्रैक्टिस भी होगी और समझ आएगा आसानी से। एक और क्वेश्चन लेता हूं बेटा। अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया इंस्टेंटेनियस और उसके बारे में। कई बार करंट की वैल्यू गिवन होती है, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया बिटवीन 0 to 3 सेकंड। ठीक है? मतलब आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा मैं। क्वेश्चन ये नोट कर लिया होगा, इसको भी रख कर देते हैं। बेटा अभी फॉर्मूला निकल के आया, I इक्वल टू dq ओवर dt आया और एक आया I इक्वल टू डेल्टा q ओवर डेल्टा t। तो ये इंस्टेंटेनियस था, ये एवरेज था। ओके? क्वेश्चन क्या है कि करंट की वैल्यू दे रखी है आपको 4t² प्लस 3। क्या है? 4t² प्लस 3। किसी भी कंडक्टर से पास होने वाली करंट की वैल्यू क्या है बेटा? ये। ओके? तो मुझको फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ q फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया बिटवीन 0 to 3 सेकंड। 0 to 3 सेकंड। जैसे समझिए ये कोई कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर में से इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमको कितना चार्ज पास हो रहा है, किसके बीच में जा रहा है बेटा? 0 से 3 सेकंड के बीच में हमको चार्ज की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो तो ये क्वेश्चन है बेटा 3 सेकंड। और ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो, और हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकालना है? आपको Q निकालना है। क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्वेश्चन समझिए, इतना करंट पास हो रहा है 0 से 3 सेकंड के बीच में, हमको इसके बीच में टाइम इंटरवल के बीच में हमको क्या निकालना है? चार्ज निकालना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है बेटा? कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था। I इक्वल टू dq ओवर इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकाली थी, I इक्वल टू dq ओवर dt है। तो dq निकाला बेटा हमने, तो dq क्या हो गया बेटा? I dt। ये क्या होगा? एक शॉर्ट टाइम इंटरवल dt टाइम इंटरवल के लिए, dt टाइम के लिए चार्ज dq है, टोटल निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे। मोस्टली मैथमेटिक्स में आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा, ये मत समझिएगा ये क्या है, ये क्या इंटीग्रेशन है, 12th क्लास में है, आप पढ़ लेंगे। इंटीग्रेशन बेटा dq और विथ लिमिट, लिमिट क्या टाइम की? 0 to 3।
यहाँ से इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल खत्म हो जाता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल का एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो q इज इक्वल टू 0 to 3 और I की वैल्यू पुट करेंगे बेटा 4t स्क्वायर प्लस 3 dt। ओके बेटा, 4t स्क्वायर प्लस 3 dt इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है y d का x की पावर n है, तो dy ओवर dx निकालूं बेटा मैं, तो x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 हो जाता है। ओके बेटा, तो यहां से होगा 4 t की पावर 3 ओवर 3 0 to 3 लिमिट लगा दिया बेटा डायरेक्ट प्लस 3 t 0 to 3 डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया, मैथमेटिकल टर्म में t स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 t क्यूब ओवर 3 3t हो जाएगा, लिमिट लगाओ बेटा 4, तो यहां से 3 3 जा 9 3 जा 27 ओवर 3 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 3 माइनस, ठीक है बेटा, तो क्या हो गया 9 टाइम्स गया ये 36 माइनस प्लस 9, ठीक है बेटा, 36 माइनस प्लस 9 ये 45 कूलम आ गया। आपका चार्ज की वैल्यू क्या आ गई बेटा 45 कूलम आ गया। क्लियर है बेटा, तो ये मैंने आपका लिखा। अब पूछा मैंने नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला, q इक्वल टू क्या होता है बेटा n इक्वल टू q ओवर e, तो q की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 45 कूलम है, e की वैल्यू कॉन्स्टेंट से निकल गया -19 है, दोनों को डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद जो सॉल्व हो गया है आपके नंबर क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 0 to 3 सेकंड। ओके बेटा, क्लियर हो गया होगा, ये न्यूमेरिकल्स आपका हो गया है। ओके, थैंक यू बेटा। इलेक्ट्रिक करंट के अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट में कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, कुछ टाइप्स आते हैं बेटा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट में तो ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ बेटा, पहला आता है स्टडी करंट। पहला क्या आता है बेटा स्टडी करंट, टाइप्स ऑफ करंट के बारे में बात कर रहा हूं। स्टडी करंट आता है बेटा, एक आता है वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट, तीसरा आता है बेटा अल्टरनेट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी जैसे बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा एसी, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इन तीनों के बारे में डिफरेंस समझेंगे और आगे बात करेंगे। स्टडी करंट क्या है, इसमें करंट की वैल्यू बेटा टाइम के साथ वेरी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डज नॉट चेंज विद टाइम। करंट की वैल्यू क्या रहती है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है स्टडी करंट का बेटा। एग्जांपल क्या है इसका, डीसी, एग्जांपल क्या है आपका डीसी करंट है। स्टडी करंट वो करंट है जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, वो कांस्टेंट होता है, उसको डीसी करंट बोलते हैं। तो वेरिएबल करंट जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो क्या होता है, वेरी करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट is not constant, is not constant। ओके बेटा, तो करंट की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कांस्टेंट नहीं होता, क्या करता है, वेरी करता है, वेरी करता है। ठीक है बेटा, एग्जांपल हो जाएगा इसका ट्रांजिस्ट करंट, ट्रांजिस्ट करंट। ओके बेटा, ये क्या हो गया, ट्रांजिस्ट करंट हो गया। क्लियर बेटा। अब मैं बात करूं तीसरा एसी, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज पीरियडिकली, चेंज पीरियडिकली। जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या करना है, चेंज पीरियडिकली, वेरी तो कर रहा है, वेरी क्या कर रहा है, पीरियडिकली वेरी कर रहा है। अब इनके ग्राफ ड्रॉ करूं, ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, ये क्या कर रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज पीरियडिकली कर रहा है, पीरियडिकली चेंज हो रहा है, यहां वेरी कर रहा है, कैसे कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरी करना जरूरी है, यहां करंट कांस्टेंट रहता है। जैसे स्टडी करंट के ग्राफ ड्रॉ करूं बेटा, जैसे I है, ये T है, ये टाइम के बाद
इसके बारे में बात करूं, जो करंट की वैल्यू बेटा क्या आएगी, ये क्या आ गया आपका बेटा, ये क्या आ गया आपका बेटा, डीसी करंट का आ गया। अब सिंपल से ये आई की वैल्यू है, टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम तो वेरी कर रहा है, पर जो आई का मैग्नीट्यूड है, आई का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, कांस्टेंट है, आई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, इसलिए इसको स्टेडी करंट बोलते हैं। इसका एग्जांपल है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ओके, जो हम घरों में बहुत ज्यादा इन्वर्टर से, बैटरी से हम इसको यूज करते हैं। दूसरा था बेटा वेरिएबल करंट। दूसरा क्या था बेटा, वेरिएबल करंट। इसमें ग्राफ ड्रॉ करो बेटा वेरिएबल करंट का, टी के रेस्पेक्ट में आई का, तो जो ग्राफ आ रहा था बेटा वो टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ क्या कर रहा है बेटा, वो वेरी कर रहा है। वो क्या कर रहा है बेटा, आपका जो करंट की वैल्यू क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है। इसको बोलते हैं वेरिंग करंट, या इसका एक एग्जांपल है ट्रांजिस्टर करंट। ठीक है बेटा। तीसरा है, मैंने बताया एसी का। तीसरा क्या है बेटा, एसी का। जो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज तो होता है विद पीरियडिकली रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद वो करंट की मैग्नीट्यूड ऑफ करंट अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये हो गया बेटा आपका एसी का ग्राफ, ये एसी हो गया, ये ट्रांजिस्टर करंट हो गया, और ये डीसी हो गया। तीनों के अलग अलग ग्राफ बताए मैंने, तीनों के बारे में डिस्कस किया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बेटा। वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।